हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ जीडीसी जीआईसी यूपी पीजीटी एमपीपीएससी आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सामाजिक संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है या व्यक्तियों के जैविक संबंधों का समूह है। ऑप्शन बी है या सामाजिक अंतःक्रियाओं का अस्थायी स्वरूप है। ऑप्शन सी है या संस्थागत प्रतिमानों और सामाजिक संबंधों की अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था है। और ऑप्शन डी है या केवल आर्थिक संबंधों को व्यक्त करता है। तो बताइए सामाजिक संरचना क्या है? सोशल स्ट्रक्चर शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी या संस्थागत प्रतिमानों और सामाजिक संबंधों की अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था है। इट इज अ रिलेटिवली स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल रिलेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संरचनात्मक प्रकारवाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अनुसार समाज की निरंतरता एवं स्थिरता का आधार क्या है? ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष है। ऑप्शन बी है मूल सहमति है। ऑप्शन सी है सत्ता का केंद्रीकरण है। और ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता है। तो बताइए समाज की निरंतरता और स्थिरता का आधार क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन थे? ये थे आपके पार्सन्स। उसके बाद हम रेडक्लिफ ब्राउन को भी इसके नाम से जानते हैं। इन्होंने भी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित बहुत सारे काम किए हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मूल सहमति वैल्यू कंसेंसस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉलकट पार्सन्स के एजिल प्रतिमान में इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण का मुख्य कार्य क्या है? इन पार्सन एजिल फ्रेमवर्क द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टू। ऑप्शन ए समाज के लक्ष्यों को निर्धारित करना है। ऑप्शन बी है संसाधनों का अनुकूलन करना है। ऑप्शन सी है विभिन्न उप प्रणालियों के बीच समन्वय बनाए रखना है। और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक प्रतिमानों का संरक्षण करना है। तो बताइए एजिल मॉडल में जो इंटीग्रेशन शब्द है उसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी विभिन्न उप प्रणालियों के बीच समन्वय बनाए रखना। मेंटेन कोऑर्डिनेशन एमंग सब सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एजिल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर होता है एडेप्टेशन, जिसे हम हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। जी फॉर होता है गोल। आई फॉर होता है इंटीग्रेशन। देन एल फॉर क्या होता है? लेटेंसी। तो ये होता है एजिल मॉडल। और जो इंटीग्रेशन है इसका काम किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो जो लॉ सिस्टम होता है विधि व्यवस्था उसके द्वारा क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन का काम किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीन मीडियन और मोड का प्रयोग समाजशास्त्र में मुख्यतः किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए दार्शनिक विवेचना के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है सांख्यिकी सामाजिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी गुणात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो बताइए मीन मीडियन और मोड का प्रयोग समाजशास्त्र में मुख्यतः किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सांख्यिकी और सामाजिक अनुसंधान, स्टैटिकल और सोशल रिसर्च। ये एक प्रकार के स्टैटिकल टूल्स होते हैं जो डेटा का एनालिसिस करने के काम आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समाज में आय का वितरण अत्यधिक असमान स्क्यूड हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए मीन मतलब, ऑप्शन बी है मोड, ऑप्शन सी है
मीडियन और ऑप्शन डी है जियोमेट्रिक मीन। तो बताइए मीन का क्या होता है? मीन मतलब माध्य। मोड का क्या मतलब होता है? बहुलक। और मीडियन का क्या मतलब होता है? माध्यमिक, माध्यिका। और जियोमेट्रिक मीन का होता है ज्यामितीय माध्य। तो बताइए क्या इसका सही ऑप्शन होगा? तो इसके लिए सबसे अधिक कौन सा माप उपयुक्त होगा? तो इसके लिए मीडियन, माध्यिका का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकवेज एंड मोरेज में मूलभूत अंतर किस आधार पर किया जाता है? द बेसिस डिफरेंस बिटवीन फोकवेज एंड मोरेज इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति की तीव्रता के आधार पर, ऑप्शन बी है नैतिक एवं कानूनी प्रतिबंध, ऑप्शन सी है परंपरागत प्रकृति और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक स्वाभाविकता। तो बताइए फोकवेज एंड मोरेज में मूलभूत अंतर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नैतिक एवं कानूनी प्रतिबंध, मोरल एंड लीगल सेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फोकवेज किसकी पुस्तक है? फोकवेज नाम से समनर की ये पुस्तक है। जो ये पुस्तक आई थी कब आई थी? 1906 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेंद्र सिंह को मुख्यतः किस अध्ययन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय ग्रामीण अध्ययन, ऑप्शन बी है आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है जनजातीय एकीकरण और ऑप्शन डी है सामाजिक गतिशीलता। तो बताइए किस लिए योगेंद्र सिंह को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो हर एग्जाम में ये बुक पूछी जाती है, किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्वात्मक संबंध, ऑप्शन बी है पूर्ण पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी है परंपरा का पूर्ण निषेध और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक परिवर्तन। तो बताइए जो योगेंद्र सिंह ने भारतीय आधुनिकीकरण की विशेषता बताई है वो बताइए, क्या बताइए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्वात्मक संबंध। जो भारतीय आधुनिकीकरण होता है उसमें परंपरा भी देखने को मिलती है और आधुनिकता भी, उसका मिला जुला रूप आप देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप आजकल जो मैरिज हो रही है उसमें देखिए कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी फॉलो की जाती है और कुछ आजकल देखिए कुछ चीज़ें विधियां ऐसी हो गई हैं जो पहले नहीं की जाती थी, जैसे जयमाला हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आधुनिक मतलब मॉडर्नाइजेशन से आई हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपांकर गुप्ता का प्रमुख तर्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जाति को केवल अनुष्ठानिक व्यवस्था मानना, ऑप्शन बी है जाति को सत्ता और संसाधनों से जुड़ी संरचना मानना, ऑप्शन सी है जाति के लोभ की अनिवार्यता और ऑप्शन डी है जाति को केवल ग्रामीण परिघटना मानना। तो बताइए दीपांकर गुप्ता ने क्या तर्क दिया है? तो इन्होंने क्या माना? जाति को सत्ता और संसाधनों से जुड़ी संरचना माना है, कास्ट एज अ स्ट्रक्चर लिंक्ड विथ पावर एंड रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दीपांकर गुप्ता की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी एन मदान
का प्रमुख योगदान किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्षता और भारतीय समाज से, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाज और ऑप्शन डी है नगरीकरण। तो बताइए टी.एन. मदान ने मुख्य कार्य किस पर किया है? तो इनका जो कार्य है वो है धर्म और धर्मनिरपेक्षता और भारतीय समाज पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैचिंग का है। एंथोनी गिडेंस किससे रिलेटेड है? पीटर ब्लाउ, जुर्गेन हेबरमास और रॉबर्टसन। मैच कीजिए। तो एंथोनी गिडेंस, इनका स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है, संरचनाकरण का सिद्धांत। तो ए का हमारा 1 रहेगा। पीटर ब्लाउ ने एक्सचेंज एंड पावर की बात की है, तो बी का हमारा 2 होगा। और जुर्गेन हेबरमास ने कम्युनिकेटिव एक्शन की बात की है, तो सी का हमारा 3 होगा। और रॉबर्टसन ने ग्लोबलाइजेशन की बात की है, तो डी का हमारा 4 होगा। ये ऑलरेडी मैच है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है। राधा कृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी और टी.एन. मदान और योगेन सिंह। आपको मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। तो राधा कृष्ण मुखर्जी का जो क्षेत्र है वो वैल्यू और सोशल चेंज से रिलेटेड है। ए का हमारा 1 रहेगा। राधा कमल मुखर्जी का जो क्षेत्र है सोशल इकोलॉजी मतलब सामाजिक पारिस्थितिकी है, तो बी का हमारा 2 होगा। टी.एन. मदन का जो क्षेत्र है रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म मतलब धर्म और धर्मनिरपेक्षता है, तो सी का हमारा हो जाएगा 3। और योगेंद्र सिंह का जो क्षेत्र है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसी नाम से इनकी पुस्तक भी है और मॉडर्निटी और भारतीय परंपरा पे इन्होंने काम भी किया है। तो डी का हमारा हो जाएगा 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकता तर्क बुद्धि प्रगति और स्वाभाविकता पर बल देती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर है आधुनिकता परंपरा के पूर्ण निषेध को अनिवार्य मानती है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। तो बताइए कौन। ऑप्शन ए है दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी है कथन एक सही है परंतु 2 गलत है, ऑप्शन सी है कथन एक गलत है परंतु 2 सही है और ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, कथन एक सही है परंतु दूसरा गलत है। आधुनिकता तर्क बुद्धि प्रगति और स्वाभाविकता पर बल देती है, ये कथन सही है। पर आधुनिकता परंपरा के पूर्ण निषेध को अनिवार्य मानती है, मतलब आधुनिकता मानती है कि परंपरा पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है या महान आख्यानों को स्वीकार करती है, ऑप्शन बी है या ज्ञान की वस्तुनिष्ठता पर विश्वास करती है, ऑप्शन सी है या बहुलता विखंडन और सापेक्षता पर बल देती है और ऑप्शन डी है या संरचनात्मक प्रकारवाद से जुड़ी है। तो बताइए उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बहुलता विखंडन और सापेक्षता पर बल देती है। ये महान आख्यानों क्या करती है, रिजेक्ट करती है, अस्वीकार करती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, जहाँ बहुलता विखंडन और सापेक्षता पर बल देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेबरमास के अनुसार कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है सत्ता का वैधीकरण है, ऑप्शन बी है रणनीतिक क्रिया है, ऑप्शन सी है आपसी सहमत और सहमति है और ऑप्शन डी है आर्थिक प्रभुत्व है। तो बताइए कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का उद्देश्य क्या है हेबरमास के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपसी समझ और सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटर ब्लाउ के सामाजिक विनिमय सिद्धांत में
सामाजिक संरचना कैसे विकसित होती है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक लेन देन से, ऑप्शन बी है अनौपचारिक अंतःक्रियाओं से, औपचारिक संरचनाओं से, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधानता से, और ऑप्शन डी है जैविक आवश्यकताओं से। तो बताइए सामाजिक विनिमय सिद्धांत में सामाजिक संरचना कैसे विकसित होती है पीटर ब्लाउ के अनुसार? तो ये विकसित होती है अनौपचारिक अंतःक्रियाओं से औपचारिक संरचनाओं तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथोनी गिडेंस की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी का केंद्रीय तर्क क्या है? स्ट्रक्चरेशन थ्योरी मतलब संरचनाकरण का सिद्धांत। सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए संरचना व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, ऑप्शन बी है व्यक्ति संरचना से पूर्ण स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है संरचना और कर्ता द्वंद्वात्मक रूप से जुड़े हैं, और ऑप्शन डी है संरचना केवल प्रतीकात्मक होती है। तो बताइए क्या सही ऑप्शन होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है संरचना और कर्ता द्वैतात्मक रूप से जुड़े हैं। मतलब जो संरचना होती है और कर्ता व्यक्ति होता है वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्टसन के अनुसार ग्लोबलाइजेशन का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक समरूपता है, कल्चरल होमोजेनिटी है, ऑप्शन बी है केवल आर्थिक एकीकरण है, प्योरली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ऑप्शन सी है स्थानीय और वैश्विक का अंतर संबंध है, ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एंड ग्लोबल, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सीमाओं का अंत है। तो बताइए ग्लोबलाइजेशन का प्रमुख लक्षण क्या है रॉबर्टसन के अनुसार? तो ये स्थानीय और वैश्विक का अंतर संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा कृष्ण मुखर्जी की समाजशास्त्रीय दृष्टि का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए मूल निरपेक्षता, ऑप्शन बी है सामाजिक मूल्यों की भूमिका, ऑप्शन सी है आर्थिक नियतवाद, और ऑप्शन डी है रचनात्मक विश्लेषण। तो बताइए राधा कृष्ण मुखर्जी की समाजशास्त्रीय दृष्टि का प्रमुख आधार क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में गलत टाइप हुआ है, ये राधा कमल होना चाहिए, कृष्ण नहीं होना चाहिए। राधा कमल मुखर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक मूल्यों की भूमिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राधा कमल मुखर्जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या नाम है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ये क्या है? राधा कमल मुखर्जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बुक का नाम है ये, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मतलब संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन ए संरचनाओं की स्थायित्व में विश्वास, ऑप्शन बी है भाषा की केंद्रीयता, ऑप्शन सी है अर्थ की स्थिरता बनाम अर्थ की अस्थिरता, और ऑप्शन डी है अनुभववाद का प्रयोग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही मान है आंसर वो है ऑप्शन सी स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद का मानना है कि जो अर्थ होते हैं, मीनिंग होता है, वो क्या होता है? स्थिर होते हैं। पर जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, उत्तर संरचनावाद है, इसका क्या मानना है कि जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।